हमारा अध्याय चल रहा था जैविक एवं अजैविक संसाधन। इसमें हमने जैविक एवं अजैविक संसाधनों के बारे में अपने चर्चा की थी, पहले उनकी परिभाषाएं पढ़ी थी। जैविक संसाधन होता क्या है, अजैविक संसाधन क्या होता है। जैविक संसाधन उसे कहते हैं जो जिसमें वे संसाधन जिसमें जैविक घटक पाए जाते हैं, अर्थात वो सजीव होते हैं, उनको जैविक संसाधन कहा जाता है। और अजैविक संसाधन उसे कहते हैं जिसमें वो जैविक घटक नहीं होते हैं, अर्थात निर्जीव होते हैं, उनको अजैविक संसाधन के नाम से जाना जाता है। अब इस पाठ में हमने जो जैविक संसाधन है, जैसे पहले हमने पशुओं के बारे में पढ़ा, पशुओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पशुओं को संसाधन क्यों कहा जाता है, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। फिर हमने पशुओं में पशुधन जो हमारी देश के अंदर उसकी कमजोर स्थिति के क्या कारण हैं, उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा कि पशुओं को अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता है। दूसरी बात अपन ने इसमें पढ़ी कि पशुओं में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। फिर पशुपालकों की जो अज्ञानता और लापरवाही होती है उसके बारे में अपन ने इसमें अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो पशुधन की जो कमजोर स्थिति है उसको सुधारने के लिए, उसको पशुओं का कहने का मतलब पशु संसाधन है, उसके विकास के उपाय क्या क्या हैं, इनके बारे में अपन आज क्या करेंगे, आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पशु संसाधन के विकास के उपाय देखिएगा। कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो पशु संसाधन है हमारे, इनके जो विकास ऐसा किया जाए ताकि इनसे दूध भी अधिक मात्रा में मिल जाए और मांस भी हमें अधिक मात्रा में क्या है मिल जाए। कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि ताकि इनका विकास, जो पशु हैं उनका विकास किया जा सके। पहली बात कि यदि पशुओं को अपन पौष्टिक या पूर्ण आहार देंगे, भोजन देंगे, साल भर उनको हरा चारा खिलाएंगे और पूर्ण रूप से जो चारागाह हैं उन क्षेत्रों का विकास करेंगे, तो हम पशु संसाधन को या विकास इनका किया जा सकता है। सरकार के द्वारा कम कीमत पर, सरकार के द्वारा यदि कम कीमत पर उनको पौष्टिक पशुहार उपलब्ध करवा दिया जाए तो पशुधन को, विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है। चारागाहों का विकास करना, दूसरी बात सरकार के द्वारा पशु आहार उपलब्ध करवाना कम कीमत पर, और तीसरी बात इसमें पशुओं के लिए साल भर हरा चारा यदि उपलब्ध करवा दिया जाए तो पशुओं का विकास आगे किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है, लगभग 68% जनसंख्या है, 68% जो जनसंख्या है भारत के अंदर, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इनका प्रमुख व्यवसाय है प्राथमिक व्यवसाय, खेती करना और पशुपालन करना। यदि कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं बनाई जाती हैं विकास के लिए, उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक क्या है पहुंचाना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी कोई योजना बनाई जाती है उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक, स्तर तक क्या है अपन को पहुंचाए गए, और साथ में ही ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सालय खोले जाएं, साथ में ही कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोल करके जो इनकी प्रजनन है, उसको, नस्ल है, उसको क्या है सुधारना हमारे देश में क्या है अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या होता है
कि जो अधिक दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी संख्या हमारे देश में क्या है, कम है, और जो कम दूध देने वाले हैं उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे देश के अंदर यदि ग्रामीण क्षेत्रों तक पशु चिकित्सालय, कृत्रिम गर्भाधान खोल करके प्रजनन सुधार की जा सकती है, या नस्ल को सुधारना हमारे देश में क्या है, अति आवश्यक है। तो यदि कृत्रिम गर्भाधान खोल दिए जाएंगे, पशु चिकित्सालय खोल दिए जाएंगे, तो पशुधन को आगे विकास किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि जो हमारे देश के अंदर जो बीमार पशु हैं, बीमार पशु चिकित्सालय के लिए अधिक दूर नहीं ले जाया जा सकता। तीसरी बात यह है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु रहते हैं, जो बीमार पशु हो जाता है उनको अधिक दूरी तक नहीं ले जाया जा सकता है, इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिए। यदि पशु चिकित्सालय खुल जाएंगे तो वो बीमार पशु है वो उसका तुरंत वहां पर क्या किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। दूसरी बात कि वैज्ञानिक ढंग से यदि पशुपालन किया जाएगा, वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन किया जाए, जिससे कम दूध देने वाले पशु हैं वो अधिक दूध देने लग जाएंगे, और पशुओं से क्या है, अधिक मांस और ऊन ये क्या है, प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो पशु संसाधन के विकास के उपाय यही हैं कि पहला उपाय क्या था कि पशुओं को पौष्टिक आहार दिया जाए, पूर्ण रूप से साल भर हरा चारा खिलाया जाए, कम कीमत पर पशु आहार सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए, और दूसरा उपाय ये था कि भारत में अधिकांश जो जनसंख्या है, लगभग 68% जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनसंख्या रहती है वो प्रमुख रूप से खेती का कार्य या पशुपालन का कार्य करती है। तो कोई भी योजनाएं पहुंचाई जाए तो ग्रामीण सरकार के द्वारा जो कोई भी योजना है या उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक क्या किया जाए, पहुंचाना चाहिए। साथ में कृत्रिम गर्भाधान खोलकर भी क्या है, संकर प्रजनन और पशुओं की नस्ल को सुधारा जा सकता है। और तीसरी बात ये थी कि जो बीमार पशु हैं उनको क्या है, चिकित्सा के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाया जाए, तो ग्राम पंचायत स्तर पर क्या है, पशु चिकित्सालय खोले जाने चाहिए। चौथी बात भी वैज्ञानिक ढंग से पशुओं का क्या है, रखरखाव का तरीका किया जाए, ताकि गांव-गांव में इसका क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। और साथ में जिससे जो कम पशु जो कम दूध देते हैं वो उनसे अधिक दूध मिलेगा, मांस भी अलग मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, और ऊन भी उनसे क्या की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा जैविक संसाधन में एक पशु संसाधन का क्या होता है, कंप्लीट होता है टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वन संसाधन। वन संसाधन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों में वनों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मानव आदिकाल से ही क्या है, वनों पर आश्रित था। साथ में ही मानव ने वृक्षों को देवता मानकर क्या है, पूजा करता है। साथ में ही जो हमारे भारत में वृक्षारोपण का कार्य एक पुनीत का कार्य हमारे देश के अंदर क्या है, माना जाता है। जैसे हमारे देश के लोगों में एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे यहाँ आंगन में जामुन का पेड़, आम का वृक्ष ये क्या है, लगाकर उनकी पूजा अर्चना भी हमारे देश में क्या है, की जाती है। 1952 की वन नीति के अनुसार, वन नीति के अनुसार 1952 की वन नीति के अनुसार यह कहा जाता है कि हमारे देश के कुल जो भूमि है उसके 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए।
वन होने चाहिए। 1952 की एक वन नीति बनाई गई थी, उसमें यह कहा गया कि 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। लेकिन हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में क्या है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई और साथ में ही अंधाधुंध कटाई की गई और इसके बाद हमारे देश में उतनी मात्रा में क्या है, जितने होने चाहिए उतनी मात्रा में वन हमारे देश में नहीं हुए। एक आंकड़ा यह कहता है कि हमारे देश के अंदर जो आंकड़ा है 2000 आज प्रेजेंट समय में 2001 की जो जनगणना है या उससे पहले की जनगणना, उसके आधार पर 19.40% क्या है, वन क्षेत्र रह गया था। लेकिन आज प्रेजेंट समय में सरकार के अथक प्रयासों से, जन प्रसार के माध्यम से आज हमारे देश में 2015 में वनों का प्रतिशत है वो 21 पॉइंट बच्चों कितना हो गया, 35% हो गया। कितना हो गया? वन चेतना के माध्यम से, जन प्रचार के माध्यम से, सरकार के अथक प्रयासों से हमारे देश में 2015 में वन हो गए 21.35% क्षेत्र बढ़ गए। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में 1952 की नीति के अनुसार 33% वन होने चाहिए वातावरण को समायोजित करने के लिए, या लेकिन हमारे देश में वनों की अंधाधुंध कटाई हुई और कटाई के साथ साथ क्या हुआ, लगातार वन क्षेत्र जो क्या है धीरे धीरे घटता गया और वो बढ़कर क्या रह गया 19.40%। लेकिन 2015 के अंदर आंकड़े के अनुसार ये कहा जाता है कि सरकार के अथक प्रयास, जन चेतना के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे देश के अंदर आज 2015 के अनुसार 21.35% यानी कुछ मात्रा में क्या है ये बढ़ गया। अब जो मेन टॉपिक आता है हमारा इस पार्ट का, सॉरी इस टॉपिक का, वो आता है वन विनाश के कारण। हमारे देश के अंदर देखिए वन विनाश, आज वनों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है। देखिए वन विनाश के कारण, वन विनाश के कारण पहली बात, कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। देखिएगा पहला टॉपिक है इसका, कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। इसका मतलब यह है, यह टॉपिक समझ में आया? प्रश्न क्या कह रहा है? वन विनाश के कारण, अर्थात प्रश्न यह कह रहा है कि हमारे देश के अंदर वनों की संख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है, उसका कारण बताइए। ठीक है, तो पहला कारण है कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। आपको पता है हमारे देश में 1981 की जनगणना के अनुसार, 1981 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 68 करोड़ थी, 68.5 करोड़ थी। और आपको पता है 2001 में यह बढ़कर हमारे देश की जनसंख्या 102.7 करोड़ हो गई, तथा 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.01 करोड़ हो गई। अर्थात हमारे देश में जनसंख्या लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो अन्य उत्पादन की आवश्यकता क्या हो गई, हमारे देश में क्या हुई, अधिक हुई। तो कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए क्या
कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए पेड़ों की क्या की गई, अनाधुंध कटाई की गई, जिसके कारण हमारे देश में क्या है, वनों की संख्या लगातार कम होती गई। ठीक है, तो कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि, भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि किस कारण हुई थी, जनसंख्या वृद्धि होने के कारण हुई थी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि यदि नहीं होती तो कृषि की मांग में अन्न के उत्पादन की आवश्यकता हमें नहीं होती। लेकिन आज 1981 की जनगणना ये कहती है कि हमारे देश में 68.5 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन 2001 के अंदर 102.7 करोड़ हो गई और 2011 के अंदर हमारे जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.01 करोड़। तो अधिक जनसंख्या के लिए अन्न की आवश्यकता ज्यादा हुई, और अन्न की आवश्यकता हुई तो कृषि का क्षेत्र बढ़ाया गया, और कृषि के क्षेत्र जहां बढ़ाया गया, भूमि पर जिस पर खेती गई, तो जो पेड़ थे उनको क्या कर दिया गया, काट दिया गया, जिसके कारण हमारे देश में क्या है, वनों के क्षेत्र में क्या आ गई, कमी आ गई। अब दूसरा टॉपिक आता है इसका, और तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण। तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में तीव्र औद्योगिकरण हुआ और नगरीयकरण हुआ, यानी हमारे देश में तेजी से उद्योगों का विकास किया गया, नई नई इमारतों का निर्माण किया गया, और आवासीय कॉलोनियां कटी, व्यापारिक केंद्र बने, साथ में ही मकानों का, कार्यालयों का, संस्थानों का अधिक मात्रा में क्या हुआ बच्चों, निर्माण हुआ। तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का मतलब हुआ कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में तीव्र औद्योगिक उद्योग धंधों का विकास हुआ। अब उद्योग धंधों का विकास हुआ तो नई नई क्या बनी, इमारतें, फैक्ट्रियां लग गई। ठीक है, आवासीय कॉलोनी, आवासीय कॉलोनियां, ठीक है, मकान, व्यापारिक केंद्र, संस्थाएं, सड़कों का निर्माण, रेल मार्ग, ठीक है, ये आदि बनने से अब इनकी जगह पहले क्या थे, नई इमारतें, आवास। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश के अंदर क्या हुआ, तीव्र औद्योगिकरण हुआ, उद्योग धंधों का तेजी से विकास हुआ, नगरीयकरण बन गया, अर्थात नई नई इमारतों का निर्माण हुआ। वो सारी भूमि पर हुए जहां पर पेड़ थे, उनको क्या किया गया, अनाधुंध तरीके से काटा गया। आवासीय कॉलोनी निकालने के लिए पेड़ों को काटा गया, सड़कों का निर्माण करने के लिए पेड़ों को काटा गया, मकान बनाए, व्यापारिक केंद्र, संस्थान, रेल मार्ग जो निकाले गए थे, वो क्या है, पेड़ों को इसमें क्या है, अनाधुंध मात्रा में क्या किया गया, काटा गया, जिसके कारण क्या है, हमारे देश के अंदर वनों की क्या आ गई, कमी आ गई। मनोरंजन क्षेत्र स्थापित करने के लिए पेड़ों को क्या है, अनाधुंध मात्रा में क्या किया गया, काटा गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई। तीसरा टॉपिक आता है घरेलू आवश्यकताओं की आवश्यकताओं के लिए वृक्षों की या वनों की कटाई। देखिएगा, हमारे देश के अंदर रेल मार्ग निकालने के लिए रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए साथ में ही स्लीपर
स्लीपर बनाने के लिए, राजमार्ग निकालने के लिए, राजमार्गों के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए, भवन निर्माण के लिए, साथ में ही ईंधन आदि के लिए, आदि की पूर्ति के लिए वनों को क्या किया गया, नष्ट किया गया। यानी तीव्र औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का मतलब होता है, सॉरी तीसरा टॉपिक है घरेलू आवश्यकताओं की के लिए वनों की कटाई। यानी हमारे देश के अंदर रेल मार्ग निकालने के लिए, राजमार्ग निकालने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, रेलवे के डिब्बे बनाने के लिए, स्लीपर बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए क्या है, पेड़ों को घर के ईंधन के लिए, जलाने के लिए पेड़ों को अति शीघ्र क्या किया गया, अधिक से अधिक मात्रा में क्या किया गया, नष्ट किया गया, जिसके कारण क्या है, पेड़ों की संख्या लगातार हमारे देश में क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अनियंत्रित चराई। चौथा आता है अनियंत्रित चराई। देखिएगा, अनियंत्रित चराई का मतलब होता है कि हमारे देश में जो प्राकृतिक हरा चारा है उसकी कमी होने पर पशु, जो वृक्ष होते हैं उनकी नीचे की जो टहनियां होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, खा जाते हैं। दूसरी बात, जो अधिक ऊंचाई पर जो वृक्ष है, जो उसकी हरी हरी जो टहनियां होती हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या है, पशुपालक क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। साथ में ही हमारे देश के अंदर अनियंत्रित जो आवारा पशु डोलते रहते हैं, पेड़ों के नीचे जो नीचे की जो हरे पत्तियां उनको खाने के लिए आते हैं, तो अपने पैरों से जो छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं उनको क्या है, वो या तो खा जाते हैं या अपने पैरों से, खुरों से क्या कर देते हैं, उनको तोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या है, पेड़ों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती ही जा रही है। तो अनियंत्रित चराई का मतलब होता है कि हमारे देश में क्या है, प्राकृतिक जो हरा चारा है उसकी कमी हमारे देश के अंदर है। तो साथ में ही जो आवारा पशु होते हैं वो क्या है, पेड़ों की जो नीचे की टहनियां होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं, उनको खा जाते हैं, और ऊपर जो पेड़ के अंदर होते हैं, जो पशुपालक अपने पशुओं के लिए काट कर क्या है, खिला देते हैं। तो जो नीचे पेड़ पौधे विकसित होते हैं, आवारागर्दी में अनियंत्रित तरीके से जो पशु चरते हैं, तो अपने खुरों की सहायता से उन पेड़ों को क्या कर देते हैं, पौधों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या है, पेड़ों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। चौथा टॉपिक आता है, पांचवा आता है स्थानांतरित कृषि प्रणाली। देखिएगा, स्थानांतरित कृषि प्रणाली का मतलब यह होता है कि हमारे देश के अंदर जो जनजाति रहती है, नागा जनजाति है, अक्सर जनजातियां पहाड़ों में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, और पहाड़ के जो नीचे ढलान होता है उनमें, पठारों में, पर्वतों में वहाँ रहती है। उनका प्रमुख व्यवसाय तो आखेट करना होता है या कृषि कार्य करना होता है। तो एक स्थानांतरित एक कृषि है, इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए पहाड़ों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए क्या है, पेड़ों को काटा जाता है। छोटे से भाग होता है, ये इतना सा ये भाग होता है, इसमें जितने भी पेड़ होते हैं, छोटे मोटे जो भी पेड़ होते हैं, कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए ये क्या करेंगे, पेड़ों को क्या है, काट लिया जाता है। काट करके क्या है, इनको जला दिया जाता है। जलाने पर जो राख बचती है उसको इस भूमि पर क्या कर दिया जाता है, बिछाया जाता है। ठीक है, ये राख है,
ये किसका काम करती है? उपजाऊपन का काम करती है। और इस भूमि पर इस जो कृषि की जाती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब इस कृषि पर जो उपजाऊपन होता है वो 2 से 3 वर्ष होता है, ठीक है, 2 से 3 वर्ष हो जाता है, फिर इसमें उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। तो किसान लोग, जो जनजाति के लोग होते हैं, इसी प्रक्रिया को दूसरे स्थान पर अपनाते हैं, उसी स्थान पर जाकर के पेड़ पौधों को पुनः कटाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण क्या है, पेड़ों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि के कहा जाता है। और लास्ट इसमें छठा रह गया अन्य कारक। देखिएगा, अन्य कारक का मतलब होता है हमारे देश के अंदर जो बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाएं होती हैं उनके लिए सरकारी नियमों की अवहेलना हो जाती है, जंगलों में आग लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं पेड़ों के अंदर, साथ में ही अनाधुंध पेड़ों की कटाई हो जाती है, और आदि से विभिन्न प्रकार की पेड़ों के अंदर बीमारियां होने से पेड़ों की संख्या लगातार क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है।